एक विवाह ऐसा भी भाग 8। कुणाल ने पूर्वी की तरफ देखकर कहा, तुम ये सब कुछ इसीलिए बोल रही हो ना क्योंकि तुम जानती हो दादी ने तुम्हें बुलाया और मैं तुम्हें लेकर दादी के बर्थडे में जाऊंगा और फिर तुम वहां जाकर दादी के सामने रो रो कर अपनी बातें बताओगी। कुणाल ने मुझे जबरदस्ती डिवोर्स देने पर मजबूर किया है। पूर्वी ने कुणाल की बात पूरी होने से पहले ही कहा, नहीं, मैं ऐसे दादी से कुछ भी नहीं कहूंगी। दादी का बर्थडे आ रहा है और मैं उनके बर्थडे वाले दिन उन्हें नाराज नहीं करूंगी। मैं तलाक होने के बाद भी तुम्हारे साथ दादी के बर्थडे में चलने के लिए तैयार रहूंगी। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना, तो चलो चलकर डिवोर्स ले लेते हैं अभी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे ये सब फालतू के इल्जाम को नहीं सुन सकती और तुमने जितना कुछ भी मेरे साथ किया है उसे मुझे और सहन नहीं होता। इतना बोलकर पूर्वी की आंखों में आंसू आ गए। कुणाल ने उसके हाथ को झटका और वह तुरंत वहां से बाहर चला गया। उसके जाते ही पूर्वी वहीं सोफे पर बैठ गई और उसने अपने सिर पर हाथ रखा और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने पीछे मुड़कर कुणाल की तरफ देखा। वह अब तक घर से बाहर जा चुका था। थोड़ी देर में उसकी कार की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने कार की आवाज सुनी, पूर्वी अपने इमोशन को रोक नहीं पाई और वह रोते रोते बोली, पिछले 5 सालों से मैं जिस इंसान से प्यार कर रही थी उसने कभी भी मुझे अपने प्यार के काबिल नहीं समझा और हमेशा हर चीज को लेकर उसने सिर्फ मुझे ही गलत समझा है और आज भी वो मुझे गलत ही समझता है। मैंने अपने 5 साल कितने अच्छे से बर्बाद कर दिए। इतना बोलकर पूर्वी अपने आंसुओं को पोंछने लगी। पूर्वी ने अपने लिए डिनर बनाया और डिनर करके वो जैसे ही अपने रूम में जाकर बैठी, उसने देखा कि उसकी दवाइयाँ खत्म हो रही थी और अब वो उसे दवाइयों की जरूरत थी क्योंकि उसे अपने प्रेगनेंसी की मेडिसिन लेना जरूरी था। पूर्वी ने अपने मेडिसिन की तरफ देखा और उसमें से कुछ मेडिसिन को खाकर वो अपने पर्स के पास आए। उसने देखा उसके पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। उससे पहले ही अपनी जॉब छोड़ दी थी। उसके पास कहीं से भी पैसे आने का कोई जुगाड़ नहीं था। पूर्वी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे अपने और अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा और अब मैं कंपनी वापस जाने वाली नहीं हूँ। क्या मुझे कहीं और जॉब करने के लिए जाना चाहिए या फिर गौरव जो बात बोल रहा था वो सही थी? इतना बोलकर पूर्वी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आई थिंक मुझे अपनी ज्वेलरी और फैशन डिजाइनिंग पर दोबारा से काम करना चाहिए। वैसे भी सारा दिन घर पर रहकर मैं बोर ही तो होती हूँ और यहाँ पर बैठे बैठे काफी सारे डिजाइन रेडी कर सकती हूँ। मैं शायद उन्हें बेचकर मुझे कुछ पैसे मिल जाए। पूर्वी ये बात सोच रही थी और वो एक गहरी सांस लेकर बेड पर लेट गई और अपने काम के बारे में सोचने लगी। उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि शुरू के 3 महीने तक मुझे अपने और अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, तो मैं अब सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान दूंगी और उसके लिए शायद मुझे गौरव से बात करनी पड़े। इतना बोलकर पूर्वी ने गौरव को कुछ मैसेज किया और उसे मैसेज करके वो वहीं अपने बेड पर ही थोड़ी देर बाद सो गई। अगले दिन सुबह उसने फोन बजने से ही उसकी आंख खुली और उसने देखा कि सुबह के 9 बज रहे थे। उसने तुरंत अपना मोबाइल फोन उठाया और उसने देखा कि गौरव उसे कॉल कर रहा था। उसने कॉल पिक करते हुए कहा, गौरव क्या हुआ? गौरव ने खुश होते हुए कहा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने जा रही हो और मैं तुम्हारी साथ हूँ। तुम्हें अपनी फैशन डिजाइनिंग और ज्वेलरी डिजाइन पर ध्यान देना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ वीडियो भेज रहा हूँ। तुम अपने डिजाइन को बनाकर उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल सकती हो जिससे तुम्हारी रीच बढ़ेगी और अगर किसी कंपनी को तुमसे कांटेक्ट करना होगा या कोलैबोरेशन करना होगा या तो उसे भी तुम्हें ज़्यादा फायदा होगा। उसकी सारी बातें सुनकर पूर्वी को बहुत मोटिवेशन मिला और उसने हामी भरते हुए कहा,
हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं उसे ट्राई करके देखती हूँ। पूर्वी ने खुद को पूरी तरह से समझ लिया था और वो जान चुकी थी कि शायद अब उसे कुणाल के लिए अपना टाइम वेस्ट करना बेकार है और कुणाल उसे कभी प्यार नहीं करेगा। अब पूर्वी सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने बच्चे के लिए जीना चाहती थी। उसने अगले कई दिनों में काफ़ी मेहनत की और कई सारे डिज़ाइन को बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दिया। कुछ दिन बीत गए और पूर्वी ने इन सारे दिनों में सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही फोकस किया। उसके दिमाग में इन बीच कई दिनों में कई बार कुणाल और निकिता का ख्याल आता था और वो जानती थी कि कुणाल निकिता के साथ ही होगा, लेकिन वो इस बात को अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होने देना चाहती थी, तो उसे ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचा। पूर्वी ने कैलेंडर की तरफ देखते हुए कहा, 2 दिन बाद दादी का बर्थडे और अगर मैं उनके बर्थडे में जा रही हूँ तो मुझे उनके लिए कुछ ना कुछ तो गिफ्ट लेना ही होगा, वरना वहाँ पर इतने सारे लोगों के बीच में खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और कुणाल से तो मुझे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है कि वो मेरे लिए कुछ सोचेगा, तो मुझे ही अपने बारे में कुछ सोचना होगा। मैं दादी के लिए अपने हाथों से कोई ज्वेलरी बना सकती हूँ। इतना बोलकर वो अपने पास सर्च करने लगी कि उसके पास क्या सामान था। उसे थोड़ा बहुत ही सामान मिला और उसने अपने पास रखे उसे थोड़े बहुत मटेरियल से एक अच्छा सा पेंडेंट और एक ब्रेसलेट बनाया और वो उसे देखकर बोली, दादी को पता नहीं ये पसंद आएगा कि नहीं, बट अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनके लिए कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीद पाऊँ। पूर्वी इतना सोचकर अपने हाथ से बनी हुई ज्वेलरी को एक गिफ्ट बॉक्स में पैक करने लगी। पूर्वी ने जब उस गिफ्ट बॉक्स पैक कर लिया तो उसने कहा, मुझे शायद कुणाल के साथ ही वहां पर जाना पड़ेगा, इसीलिए मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए। इतना बोलकर पूर्वी ने कुणाल को कॉल किया। कुणाल ने 2 रिंग बजने पर उसका कॉल पिकअप करते हुए कहा, बोलो क्या है। कुणाल की आवाज़ सुनकर पूर्वी ने तुरंत बताया कि उसने उसे क्यों फ़ोन किया है। वो बोली, दादी का बर्थडे है और मैं दादी के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहती हूँ। मैं उनसे मिलने जाऊंगी। मैं तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है, क्या मुझे तुम्हारे साथ चलना है? अगर तुम्हें मेरे साथ चलने में प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं अकेली चली जाऊंगी। कुणाल ने पूर्वी की यह बात सुनी और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अभी के अभी कंपनी आप। पूर्वी ने जैसे ही उसकी बात सुनी वो कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या कंपनी? नहीं, मैं कंपनी नहीं आऊंगी। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं कंपनी छोड़ चुकी हूँ। पूर्वी अपनी तरफ से मना करते हुए बस इतना ही बोल पाई थी। कुणाल ने कहा, मैंने कहा अभी आधे घंटे के अंदर कंपनी आओ, मैं कुछ नहीं जानता। इतना बोलकर कुणाल ने कॉल कट कर दिया। कुणाल के इस तरह से ऑर्डर देने पर पूर्वी कंफ्यूज होते हुए बोली, पता नहीं कुणाल मुझे ऐसे अचानक से कंपनी क्यों बुलाया है। वो रेडी हुई और तुरंत कंपनी पहुंची। वह जैसे ही कंपनी पहुंची कुणाल के मैनेजर उसे इन्फॉर्म किया। कुणाल ने तुरंत उसे अंदर बुलाया और पूर्वी जैसे ही अंदर आई कुणाल ने उसके चेहरे की तरफ देखा। पूर्वी का चेहरा काफी ज्यादा गुस्से से भरा हुआ था और कुणाल एक पल के लिए उसके गुस्से को देखकर डर गया। उसे देखता ही रह गया क्योंकि उसने शायद आज पहली बार ही पूर्वी को इतने गुस्से में देखा था। पूर्वी ने कुणाल की तरफ देखते हुए गुस्से में पूछा, क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ, बताओ। कुणाल ने उसे किसी चेयर पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, बैठो। पूर्वी ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे यहाँ पर रुकने का और तुम्हारे सामने बैठने का कोई शौक नहीं है। अगर मैं यहाँ बैठ गई तो भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ बैठने के लिए यहाँ आई हूँ। इसीलिए मुझे बताओ, तुमने मुझे बुलाया क्यों है। पूर्वी की यह बात सुनकर कुणाल थोड़ा हैरत में पड़ गया, लेकिन फिर उसने अपने पर्स से एक प्लैटिनम कार्ड निकाला और उसे
पूर्वी के सामने रखते हुए कहा, पकड़ो इसे और जाकर दादी के लिए डायमंड की अच्छी सी ज्वेलरी लेकर आओ। तुम दादी को बहुत अच्छी तरह से जानती हो ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि दादी को क्या पसंद आएगा और क्या नहीं। उनकी पसंद के अकॉर्डिंग तुम्हें उनके लिए ज्वेलरी लेकर आनी है। समझ गई ना तुम मेरी बात? पूर्वी ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और वह उस प्लेटिनम कार्ड उठाकर उसके केबिन से बाहर निकल ही रही थी। तभी कुणाल ने कहा, और हम दादी से मिलने साथ में चलेंगे। कुणाल की यह बात सुनकर पूर्वी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और उसने अपने जज्बातों को संभालते हुए अपने मन में कहा, क्या मैंने सही सुना है? कुणाल सच में मेरे साथ चलने के लिए बोल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? पूर्वी उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी और तभी कुणाल ने तेज आवाज में कहा, तुमने मेरी बात सुनी या नहीं? पूर्वी ने उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, तुम दादी के लिए अगर कोई गिफ्ट लेना चाहते हो तो तुम खुद क्यों नहीं चले जाते? और अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं था तो तुम निकिता से भी बोल सकते थे, वो दादी के लिए कोई अच्छा गिफ्ट ला सकती थी। तुमने इसके लिए मुझे ही क्यों बुलाया? कुणाल ने पूर्वी की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, दादी तुम्हें पसंद करती है ना कि निकिता को? तो तुमने कैसे सोच लिया उन्हें निकिता की पसंद का कोई भी सामान अच्छा लगेगा? और अगर तुम्हें दादी के लिए ये शॉपिंग नहीं करनी तो मत करो। पूर्वी ने तुरंत उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा कब कहा? मैं दादी माँ के लिए ये शॉपिंग कर लूंगी। कुणाल ने जब पूर्वी की बात सुनी तो उसने पूर्वी की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, तो फिर ठीक है, अब यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ जाकर शॉपिंग करो। पूर्वी उसकी यह बात सुनकर तुरंत उसके केबिन से बाहर निकल आई और वहाँ ऑफिस बिल्डिंग से निकलकर उसने अपने लिए टैक्सी बुक की और सीधे शहर की सबसे बड़ी और फेमस डायमंड ज्वेलरी स्टोर पर पहुंची। जैसे ही पूर्वी वहां गई, वहां के सभी लोग पूर्वी की ओर देखने लगे, क्योंकि पूर्वी ने ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। ऐसे साधारण कपड़े पहनकर इतने बड़े डायमंड ज्वेलरी स्टोर में शॉपिंग करने आई पूर्वी वहां मौजूद सभी लोगों की नजरों में आ गई। हालांकि पूर्वी ने इस बात का ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह सीधे जाकर एक चेयर पर बैठ गई और बोली, मुझे आप अपनी शॉप का सबसे अच्छा डायमंड नेकलेस और ब्रेसलेट दिखाइए। पूर्वी ये बात सुनकर वो लोग उसे अच्छे अच्छे डायमंड दिखाने लगे, लेकिन पूर्वी को उनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। पूर्वी ने उन सारे डिजाइन को गौर से देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता दादी माँ को इनमें से कोई भी प्रेजेंट पसंद आएगा। पूर्वी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मुझे एमराल्ड और हॉप ब्लू डायमंड के नेकलेस और ब्रेसलेट दिखाइए। जैसे ही पूर्वी ने ये बात कही, वो लोग हैरानी से पूर्वी की ओर देखने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि पूर्वी को इन डायमंड के बारे में पता भी नहीं होगा। पूर्वी की बात सुनते ही एक सेल्स गर्ल ने पूर्वी के ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, आर यू श्योर? क्या तुम उन डायमंड को खरीद पाओगी जिनको तुम ऐसे कैजुअली नाम ले रही हो? पूर्वी ने उस सेल्स गर्ल की बात सुनकर धीरे से गहरी सांस ली और कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो कि मैं उसे खरीद पाऊंगी या नहीं। तुम बस मुझे दिखाओ, अगर मुझे वह डिजाइन अच्छा लगा तभी मैं उसे खरीदूंगी। पूर्वी ने बस इतना कहा कि तभी उस सेल्स गर्ल ने बगल में खड़ी दूसरी सेल्स गर्ल के पास जाकर उसके कान में कुछ कहा और वो दोनों पूर्वी को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। क्योंकि पूर्वी ने ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए पूर्वी उसके हुलिये से जज करते हुए उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि पूर्वी कुछ इतना महंगा खरीद भी सकती है। पूर्वी ने जब उन दोनों लड़कियों को इस तरह से जज करते हुए देखा, वो समझ गई कि वो लोग उसके साथ ऐसा बिहेव इसलिए कर रही हैं। पूर्वी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, क्या आप लोगों के पास कोई अच्छा एमराल्ड डायमंड नहीं है? अगर नहीं है तो बताइए, मैं किसी दूसरे डायमंड ज्वेलरी
स्टोर में चली जाऊंगी। वैसे भी यहाँ डायमंड ज्वेलरी मार्केट में कंपटीशन की कमी नहीं है। जैसे ही पूर्वी ने यह बात बोली, वह लड़की भागती हुई उसके पास आकर बोली, नहीं ऐसा नहीं, आप बैठिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इतना बोलकर उसने अपने पीछे लगे अलमारी में एक गोल्डन कलर का बॉक्स निकाला। उसे बड़े ही संभाल कर खोलते हुए उसमें से एक बहुत ही महंगा डायमंड नेकलेस निकाला, जिसमें सिर्फ एक ब्लू कलर का हॉप स्टोन लगा हुआ था और बाकी उसके किनारे पर जो डिजाइन बनी थी उसमें वाइट डायमंड लगे थे और वाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लग रहा था। उस नेकलेस का डिजाइन भी देखने में काफी अच्छा लग रहा था। पूर्वी उसे देखकर खुश हुई और उसने कहा, मुझे अब एक ऐसी ही डिजाइन में ब्रेसलेट भी दिखाइए। पूर्वी की बात सुनकर वह लड़की कुछ दूर जाकर एक दूसरा वैसे ही महंगा डायमंड ब्रेसलेट लेकर आई। पूर्वी ने जैसे ही उस ब्रेसलेट को देखा, पूर्वी का चेहरा खिल गया। उसने कहा, बस मुझे यही दोनों चाहिए, इन्हें पैक कर दीजिए। पूर्वी की बात सुनकर उस लड़की को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने बिल्कुल शॉक्ड होते हुए कहा, मैडम आपको पता भी है इन दोनों ज्वेलरी पीस की टोटल कितनी कीमत है? इन दोनों की कुल कीमत 7 करोड़ रुपए है। जैसे ही पूर्वी ये बात सुनकर कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसके पीछे से एक लड़की की आवाज आई, मैं खरीदूंगी इसे, मेरे लिए इसे पैक करो, मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगी। जैसे ही पूर्वी ने आवाज सुनी, वह तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगी। वहां पर निकिता खड़ी थी और पूर्वी ने जैसे ही निकिता को देखा, वो धीमी आवाज में बोली, ये यहाँ क्या कर रही है? पूर्वी ये सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि हो सकता है कुणाल ने ही उसे भेजा हो। पर पूर्वी निकिता के सामने इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको ये कहानी।